हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं बोर्ड प्रैक्टिस पेपर मैथमेटिक्स पार्ट 1 का, जो कि क्लास 10 के लिए होने वाला है। और ये पेपर प्रैक्टिस पेपर है। इसके हिसाब से इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑलरेडी प्रीवियस पेपर्स में बोर्ड के जो रियल एग्जाम हुए थे उसके हिसाब से ये पेपर बना हुआ है। इसलिए इसकी स्टडी और इसका एक्सप्लेनेशन ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो जैसे मैं हमेशा करता हूँ, इसको मैं हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको खुद होकर इसको सॉल्व करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये था हमारा फर्स्ट पेज। उसके बाद ये है हमारा सेकंड पेज। होप करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये है इसका थर्ड पेज और लास्ट है, ये है लास्ट पेज, फोर्थ पेज। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आपको खुद होकर इसकी प्रैक्टिस करनी होगी तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, नहीं तो मैं तो अब एक्सप्लेन करने वाला ही। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सब क्वेश्चन। तो इसमें टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और इसके करेक्ट अल्टरनेटिव्स हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और 1 मार्क ईच के लिए है और सभी क्वेश्चन 1 के अंदर के कंपलसरी होते हैं, इसमें कोई भी ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज रूट 3 and 5। नीचे 4 जो ऑप्शन है उसमें से कौन से इक्वेशन के रूट्स 3 और 5 हो सकते हैं। तो इसको चेक करने की सबसे शॉर्ट ट्रिक है 5 3 जार, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जार 15 और लास्ट का जो नंबर है वो अगर 15 होगा तो उसके चांसेस है। सो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो ये दो तो वैसे ही रिड्यूस हो गए, ये कट गए। बचे क्या है यहाँ पर +15 और फिर -15 बचे। ठीक है, अब 5 3 जार अगर हम देखें, दोनों भी अगर प्लस होंगे तो +8 आता था, दोनों भी अगर माइनस है तो 5 3 जार 15 जो है, दोनों भी माइनस होंगे तो भी आंसर +15 ही आएगा। दोनों भी अगर माइनस है तभी +15 और प्लस है तभी +15, इसलिए ये सी ऑप्शन के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। अब ये सी ऑप्शन, ये तो यहाँ पर फाइनल आंसर बनता है, लेकिन फिर भी कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए इसको अपन क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। कैसे? जैसे सपोज सी है तो इसका क्वेश्चन क्या है वो लिख देता हूं मैं कि x² - 8x + 15 = 0। ठीक है, अब ये -8x जो है इसको मैं स्प्लिट करता हूं। सो x² -8 मतलब -5 -3। ठीक है, तो -5x - 3x + 15 = 0। अब ये दो ग्रुप बन गए, इसमें से जो कॉमन होगा वो कॉमन निकालेंगे हम। सो x कॉमन निकलेगा, यहाँ पर बचा क्या, सिर्फ x - 5। ये दोनों में भी x कॉमन था, इसको बाहर निकाल लिया हमने और इसमें एक x बचा माइनस ये 5 बचा, x तो हमने बाहर निकाल लिया था। फिर -3 बाहर निकलेगा क्योंकि 15 के टेबल में भी 3 यानी 15 ये 3 के टेबल में है। सो 3 अगर बाहर निकाल लिया तो क्या बचा, x। ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि मैंने माइनस बाहर निकाला है। माइनस और 3 5 जार 15। ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट में सेम नंबर ही आना चाहिए। अब फिर से ये दो ग्रुप, इसमें दोनों में भी x - 5 कॉमन है, इसलिए x - 5 एक ब्रैकेट में और x - 3 ये दूसरे ब्रैकेट में = 0। उसके बाद x - 5, ये जो x - 3 इधर मल्टीप्लाई इधर गया, डिवाइड, 0 को कोई भी नंबर डिवाइड तो आंसर क्या आएगा, 0। लेकिन ये नंबर मैंने पहले लेकर गया, अब ये नंबर लेकर अगर जाऊंगा तो फिर भी आंसर 0 आएगा, इसलिए x - 3 = भी 0 आ सकता है। -5 उधर गया, +5। सो x = 5 और x = -3 उधर गया, +3। सो 5 और 3 ये दोनों भी रूट आ गए, इसलिए इसका ऑप्शन सी ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। फास्ट में जो मेथड थी वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन के लिए सॉल्व करके भी देख सकते हो। सो इसका ऑप्शन सी है। उसके बाद क्वेश्चन 2 है, फॉर गिवन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे क्वेश्चन है।
फर्स्ट टर्म ए 3.5 है, डिफरेंस 0 है, सो Tn कितना है। अब एक हिसाब से अगर देखा जाए तो Tn में कोई भी कितना भी नंबर पूछो, अगर डिफरेंस 0 है तो वो टर्म रिपीट ही होंगी ना, क्योंकि 3.5 ये फर्स्ट टर्म है, तो दूसरी अगर डिफरेंस 0 का है तो इसमें क्या करते हैं हम, प्लस डिफरेंस करते हैं। अब यही 0 है तो ये भी 3.5, ये भी 0 है तो ये भी 3.5, तो जितना डिफरेंस अपन ऐड करते जाएंगे वैसी सेकंड टर्म थर्ड टर्म बनते जाएंगी। सो अब डिफरेंस ही 0 है तो ऑप्शन इसका एक ही बचता है 3.5। फर्स्ट टर्म भी ये है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, लास्ट भी टर्म यही रहेंगी क्योंकि डिफरेंस है ही नहीं। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स है, प्लेइंग कार्ड्स 52 होते हैं, 13 के, 4 कलर्स अलग अलग रहते हैं वो प्लेइंग कार्ड्स में। अगर उसको अच्छी तरह से शफल वगैरह कर लिया तो उसमें से एक जो कार्ड है वो हमको लेना है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन। सो उसमें से क्वीन ही निकलना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, पूरे कार्ड्स कितने हैं, तो वो है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो कि है 52। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी मिल रही है हमको, जो नंबर ऑफ इवेंट ए चाहिए वो क्या चाहिए, क्वीन। अब क्वीन कितने रहते हैं, स्पेड, हार्ट, डायमंड, और वो एक का नाम तो मुझे नॉर्मली वैसे भी नहीं आता, तो वो एक फोर्थ ब्लैक वाला। सो ऐसे कितने क्वींस रहेंगे, 4। सो इसलिए नंबर ऑफ इवेंट ए है 4। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने थे, 52, उसमें से आप कितने सिलेक्ट कर रहे हो, 4। सो हमारा आंसर है 4/52, और ये तो कहीं पर दिख नहीं रहा है ना, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। 4 1s are 4, 4 1s are 4, 1 बचा, 12 हुए, 4 3s are 12। सो 1/13 ये प्रोबेबिलिटी बनती है उस पैक में से क्वीन निकलने की। ओके, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy फॉर सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। dy की वैल्यू क्या होगी अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है तो। सो क्रेमर्स रूल के हिसाब से अगर इसको सॉल्व किया जाए, सो dy के लिए ये जो टर्म है y वाली, इसको हम स्किप कर देते हैं और उल्टा जाते हैं, तो इसके लिए होगा dy इज इक्वल्स टू 1 3, और इसमें भी y टर्म छोड़ दो, 3 2, और इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, सो 2 1s are 2 माइनस 3 3s are 9, 2 में से 9 अगर माइनस किए तो -7 आंसर आता है। सो ऑप्शन डी इसका रहेगा कि -7, ये हमारे दिए हुए क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और सिर्फ ऑप्शन ही लिखना होता है। वो भी मैं बता देता हूँ कि जैसे क्वेश्चन 1A सॉल्व कर रहे हैं अपन, सो क्वेश्चन 1 उसका ए है, और उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया तो तब जाकर आंसर आया ऑप्शन सी। तो इतना ही अगर आप लिखोगे तो भी ये सफिशिएंट है। अगर चलो किसको लिखना ही है उसके साथ, तो उसके आगे उसका ऑप्शन का जो आंसर दिया हुआ है वो भी आप लिख सकते हो, सी डॉट, यहाँ पर x² - 8x + 15 = 0। तो इतने तक, ज्यादा से ज्यादा इतना ही लिखना है। ज्यादा इसमें क्वेश्चन लिखने में, वो ये वाला क्वेश्चन लिखने में, फिर ऑप्शन लिखने में कोई भी मीनिंग नहीं निकलती। बस जितना आपको पूछा गया है कि ऑप्शन लिखो, तो ये ऑप्शन लिख दिए, यहाँ पर आंसर ये आपका कंसीडर हो जाएगा, 1 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए इसमें टाइम वेस्ट ना करें, और जितना पूछा गया है उतने ही हिसाब से अगर आप सॉल्व किए तो आपको टाइम भी आपके पास बहुत ज़्यादा तादाद में बचेगा, और बड़े जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए वो टाइम आपका यूजफुल रहेगा। फिर उसमें ही क्वेश्चन 1B है, फाइंड द सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ AP whose first term is -2 and common difference is -2। फर्स्ट और सेकंड और थर्ड टर्म्स पूछी गई है। तो फर्स्ट टर्म अगर देखी जाए तो फर्स्ट टर्म कितनी है, -2, ठीक है,
और कॉमन डिफरेंस कितना है, ये भी -2 है, यानी कि a इज इक्वल्स टू -2 और d इज इक्वल्स टू भी है -2। अगर अपने को T2 पूछा गया है तो हम क्या लिखते हैं, T1 प्लस डिफरेंस। ठीक है, T1 में अगर आप डिफरेंस प्लस करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसलिए T1 कितना है -2 प्लस डिफरेंस कितना है -2, -2 -4, ये मिल गई हमको टर्म 2। और उसके बाद टर्म 3 भी पूछी गई है, तो T3 इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, T2 प्लस कॉमन डिफरेंस। सो T2 कितना है -4 प्लस डिफरेंस कितना है -2, -4 -2 -6। सो T3 एंड T2 हमने निकाल दिया है। 1 मार्क के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही आपने लिख लिया तो वो भी कंसीडर हो जाएगा, क्योंकि 1 मार्क का ही क्वेश्चन है ये। उसके साथ ही सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर इज 0.25%, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। फेल्यूर के परसेंटेज है 0.25%, तो सक्सेस का परसेंट क्या होगा। सो टोटल परसेंट कितने रहता है, चांसेस टोटल कितने रहते हैं, 100%। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर कितनी रहेगी, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ही बना देंगे ना हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इक्वल्स टू टोटल प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर। तो ये ऐसे कुछ फॉर्मूला तो है नहीं, ये अपन ने बनाया हुआ है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी रहेंगी वो तो पूछा गया है। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी रहती है 100%, माइनस फेल्यूर की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.25%। 0.25%, 100 में से 0.25 अगर आपने माइनस किया सो 99.75 आएगा, और ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इक्वल्स टू 99.75%। तो इसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला हमने ऐसे ही याद आया वैसे ही बना दिया कि सक्सेस मतलब क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी से फेल्यूर को आप स्किप कर दो, उतने सक्सेस के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अपन। इसके बाद ही थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट होता है, फाइंड एक्स बार इफ समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज 75 एंड समेशन ऑफ एफ आई इज 15। सो फिर से एक्स बार मतलब क्या होता है, मीन। सो मीन एक्स बार इज इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन सेकंड फर्स्ट बी का थर्ड है। सो मीन एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई होता है। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई देकर है हमको 75 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई देकर है 15, और मेरे हिसाब से 15 5 आर 75। सो मीन आया 5। सो ये एक 1 लाइनर क्वेश्चन था ओनली। सो इस हिसाब से भी 1 मार्क के लिए 1 लाइन क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। फोर्थ है, व्हाट आर द रूट्स इफ x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये भी क्वेश्चन इजी है, शायद आपको याद होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन हमने इसी टाइप से सॉल्व किया था कि अगर ये उधर चला गया तो डिवाइड हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग 0, इसलिए x प्लस 5 इक्वल टू 0। और अगर x माइनस 2 को रखा मैंने यहाँ पर और ये x प्लस 5 उधर मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज इक्वल्स टू 0, प्लस 5 उधर गया तो x इज इक्वल्स टू माइनस 5 और x इज इक्वल्स टू माइनस 2 उधर गया प्लस 2। सो x इज इक्वल्स टू माइनस 5 और x इज इक्वल्स टू प्लस 2, ये उसका आंसर रहेगा। या तो आप बोल सकते हैं कि -5 2 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, तो ये रूट्स उसके हो जाएंगे। तो थोड़ा फास्ट में भी पढ़ा रहा हूँ मैं और ज़्यादा डेकोरेटिव में लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि अपना टाइम बचना चाहिए और आपका ये टाइम पूरा प्रैक्टिस का है, इसलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। और वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, उनको भी हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 खत्म होता है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन 2।
उसका है ऑप्शन ए देखेंगे हम। इसमें कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है और नॉर्मली ये थोड़ा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ही रहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 3। सो पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूं कि 2x माइनस 6y इक्वल टू 3। सबसे पहले तो उन्होंने ऑलरेडी बस 1 2 3 4 ब्लैंक्स दिए 2 मार्क्स के लिए। सबसे पहले x की वैल्यू -5 रखकर देखेंगे हम। सो 2x की वैल्यू है -5 माइनस 6y इक्वल टू 3। 5 2 जार 10 पर कौन से वाले माइनस 6y इक्वल टू 3। -10 उधर गए तो +10 माइनस 6y इक्वल टू ये जो -10 थे इधर आए +10 3 + 10 13। फिर ये -6y इधर मल्टीप्लाई इधर आने के बाद डिवाइड। सो 13 डिवाइडेड बाय -6 या तो फिर लिखूंगा मैं -13/6 यानी कि ये जो फर्स्ट बॉक्स है वहां पर क्या चाहिए था -13/6। सो यहाँ पर मैं रेड पेन का यूज कर लेता हूँ -13/6। सो हेंस कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे हमको, पहले x कोऑर्डिनेट -5 कॉमा y कोऑर्डिनेट -13/6 तो 1 मार्क। उसके बाद सेकंड में उन्होंने कहा है कि y की वैल्यू 0 अगर लिए तो x की वैल्यू क्या हो सकती है। फिर से 2x माइनस 6y इक्वल टू 3 ये इक्वेशन लिखता हूं मैं। y की वैल्यू कितनी है 0। सो 2x माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 3 6 0 0। सो 2x इज इक्वल टू इधर -0 जो आया इधर गया तो +0 3 + 0 3 ही रहेंगे और ये 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आने के बाद डिवाइड। सो x इज इक्वल टू 3/2 हमको मिलता है। सो अगर इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू आती है 3/2। सो 3/2 0 आर द कोऑर्डिनेट्स। ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कैसे किया उसके बारे में कोई पूछेगा नहीं। ये बॉक्सेस फिलअप अगर दिख गए उनको तो 2 मार्क्स आपके बन जाएंगे। फिर भी आपने उसके साथ ही उधर साइड में सॉल्व करके बता दिया तो हो सकता है आपका गुड इंप्रेशन पेपर चेक करने वाले टीचर्स के ऊपर पड़ सकता है और उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट वहाँ पर पड़ता है। इसलिए ये जो कैलकुलेशन का पार्ट है ये आप ये टेबल ड्रॉ कर बाजू में भी सॉल्व कर सकते हो या नीचे भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद 3 क्वेश्चन है इसमें, उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इफ a इज इक्वल्स टू 6 b इज इक्वल्स टू -7 एंड c इज इक्वल्स टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर -4ac कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। फिर से ये बॉक्सेस के साथ ये 3 लाइन लिख दिया आपने तो भी आपके मार्क्स कंसीडर हो जाएंगे। अब b स्क्वायर -4ac सॉल्व करने के लिए a b c इनकी वैल्यू ऑलरेडी देकर है। सबसे इजी क्वेश्चन अगर ये पेपर के अंदर रहेगा ना तो वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ही रहते। तो ये बात आपने जरूर ध्यान में रखना चाहिए और इसके मार्क्स तो हमारे कैंसिल होने नहीं चाहिए। सो b स्क्वायर -4ac इज इक्वल्स टू, अब b स्क्वायर मतलब b मतलब क्या है -7। सो b स्क्वायर मीन्स -7 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय a मतलब क्या है 6 मल्टीप्लाई बाय c मतलब क्या है 2। उसके बाद -7 का स्क्वायर +49 -6 2 जार 12 एंड 12 4 जार 48 है ना। सो 48 और 49 -48 1। सो इसमें जो ब्लैंक्स थे वो थी ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ऐसे ये ब्लैंक्स थे। तो इस हिसाब से आपको सॉल्व करना था। मैंने वहाँ पर देखा भी नहीं ब्लैंक्स लेकिन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था। तो आपने भी वैसा ही करना है कि सॉल्व कर लेना उसको और ब्लैंक्स बाद में देख लेना उसमें क्या है। तो या तो आप ब्लैंक्स को ही फिलअप कर सकते हो, ये रफ में वर्क भी कर सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। थर्ड क्वेश्चन है द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी आर 6 and 3 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म 6 है, डिफरेंस देकर है कॉमन डिफरेंस 3। सो यस 27 को फाइंड आउट करना है हमको। अब फर्स्ट जो ब्लैंक है वो फर्स्ट ब्लैंक ही हमको क्या देकर है Sn इज इक्वल्स टू यानी कि फॉर्मूला Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है उसका प्रॉपर फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने यूज कर दिया। उसके बाद फिर से यस 27 इज इक्वल्स टू n, मतलब अब देखो यहाँ पर 27 है, यहाँ पर n दिया था, यहाँ पर 27 दिया था, यानी कि जहां जहां n है वहां 27 अपने को यूज करना है। सो 27/2 इंटू 2a, 2 मल्टीप्लाई बाय a मीन्स कितना है 6, प्लस n माइनस 1 मीन्स n कितना है 27 माइनस 1, और मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस d जो क्या है 3। सो ये मल्टीप्लाई है। सो 27/2 इन ब्रैकेट 6 2 जार 12 प्लस 27 माइनस 1 26 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद 27/2 इन ब्रैकेट 12 प्लस 6 3 जार 18 1 कैरी 3 2 जार 6 प्लस 1 7 27/2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 2 10 1 कैरी 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9। सो 27 मल्टीप्लाई बाय 2 1 जार 2 2 4 जार 8 1 बचा 10 हो गए 2 5 जार 10। 27 मल्टीप्लाई बाय 45, 27 मल्टीप्लाई बाय 45 करेंगे हम साइड में। 7 5 जार 35 3 कैरी 5 2 जार 10 प्लस 3 13 0 7 4 जार 28 2 कैरी 4 2 जार 8 प्लस 2 10 5 8 प्लस 3 11 1 कैरी 1 प्लस 1 2 1। सो 1 2 1 5 ये उसका आंसर होता है। इसमें अब मैं ढूंढूंगा ब्लैंक्स। ये है सबसे फर्स्ट ब्लैंक, उसके बाद ये है सेकंड ब्लैंक, उसके बाद ये है थर्ड ब्लैंक, या तो ये थर्ड ब्लैंक बोलने से अच्छा, हाँ ये है थर्ड ब्लैंक, और उसके बाद ये है फोर्थ ब्लैंक। सो ऐसे 4 ब्लैंक्स थे। आप स्टेप्स प्रॉपरली लिखकर ऐसे ब्लैंक्स बता सकते हो, या तो सीधा सीधा ये रफ में सॉल्व करके आप सीधे सीधे ये ब्लैंक्स फिलअप करके लिख सकते हो, ये जैसे कि वैसे इतने स्टेप्स, ठीक है। एक्चुअल मार्क्स आपको ब्लैंक्स के ही दिए जा रहे हैं, ये बीच में के कैलकुलेशन के नहीं दिए जा रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ब्लैंक्स में प्रॉपर वैल्यू फिलअप रहेंगी तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो इस टाइप से एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। जो बी क्वेश्चन है उसमें है अटेम्प्ट एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच के लिए। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है 2 digit numbers are formed using digits 2 3 5 7 9 without repetition. What is the probability that the number form is odd? तो 2 digit नंबर तो बनाने का सैंपल स्पेस लिख देंगे हम सबसे पहले। सैंपल स्पेस में अब देखो उन्होंने क्या कहा है कि विदाउट रिपीटेशन, तो रिपीट होना नहीं चाहिए, इसलिए नंबर क्या बनेंगे 2 3 यानी 23, उसके बाद 25 27 और 29, ठीक है। तो ये 2 अगर टेंस प्लेस में कंसीडर किया जाए तो ऐसे 4 नंबर्स बनेंगे। उसके बाद 3 अगर कंसीडर किया तो 32, 33 नहीं होगा क्योंकि रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए 35 37 39, फिर 52 53 55 नहीं होगा 57 और 59। उसके बाद 72 73 75 77 नहीं होगा 79। उसके बाद 92 93 95 97, ठीक है। सो इस हिसाब से हमने सैंपल स्पेस तो बना दिया। उसके बाद है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं 4 4 8 12 16 और 4 5 20, यानी ये पूरे नंबर्स कितने बने 20 नंबर्स, ये पूरी तरह से बने हुए हैं। ओके, अब उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फॉर्म इज ऑड। ऑड नंबर होना चाहिए, तो उसके लिए भी हम इवेंट ए लिख लेंगे। सो इवेंट ए इक्वल टू ऑड नंबर कौन से है, ऊपर के तो चारों भी नंबर ऑड ही है 23 25 27 29,
यहाँ पर 32 छोड़कर ये ऑड है, 35, 37, 39। उसके बाद 52 को छोड़कर 53, 57, 59। उसके बाद 72 को छोड़कर 73, 75, 79। उसके बाद 92 को स्किप कर 93, 95, 97, 93, 95, 97। इतने नंबर्स ऑड नंबर है, इसलिए नंबर ऑफ इवेंट ए हमको मिलते हैं 3 1 3, 6, 9, 12 और 3 5 15 प्लस 1 16। सो नंबर ऑफ इवेंट ए मिलते हैं हमको 16, है ना। तो अब हमको पूछा गया इसकी प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सो नंबर ऑफ इवेंट ए कितने हैं 16 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं 20, शायद 4 से डिवाइड होते हैं ये। सो 4 4 16 और 4 5 20, यानी हर 5 टाइम्स अगर हमने वो प्रोबेबिलिटी कंसीडर किए तो उसमें से 4 पॉसिबिलिटीज ऐसी है कि ऑड नंबर ही आने के फुल चांसेस है। तो इस टाइप से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, जो कि हमने सॉल्व करके देख भी लिया है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल्स टू 3 इज द रूट ऑफ इक्वेशन kx² माइनस 10x प्लस 3। सो k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर x इज इक्वल्स टू 3 ये रूट है, तो जहां जहां x है वहां पर हमको क्या प्लेस करना है 3 प्लेस करना है। सो हेंस k इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय x मीन्स 3 प्लस 3 इक्वल टू 0, 3 का स्क्वायर 9, सो 9k माइनस 10 3 30 प्लस 3 इक्वल टू 0, 9k माइनस 30 प्लस 3 माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 27 उधर गया तो ये हो गया प्लस 27। ये 9 मल्टीप्लाई है इधर आने के बाद 27 डिवाइडेड बाय 9। अब 9 3 27 होता है शायद, है ना। सो 9 3 27। सो k की वैल्यू क्या है 3। सो k इज इक्वल्स टू 3, ये हमारा आंसर होना चाहिए। सो 2 मार्क्स के हिसाब से ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा था। उसके बाद है सॉल्व 4x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। सो फर्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं मैं 4x प्लस 3y इक्वल टू 11। सेकंड क्वेश्चन लिखता हूं मैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। इसको देता हूं मैं नंबर 1, इसको देता हूं नंबर 2। अब अगर क्वेश्चन आपने देखा तो ये इक्वेशन 4 3 है, ये इक्वेशन 3 4 है। ऐसे अगर क्वेश्चन रहे उल्टे क्वेश्चन तो हमको सबसे इजी मेथड है इसके अंदर, इसको पहले प्लस करो फिर माइनस करो फिर प्लस करो। तो सबसे पहले हम ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे। सो 4x प्लस 3y इक्वल टू 11 प्लस 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इनको ऐड करेंगे। 4 प्लस 3 7x प्लस 4 प्लस 3 7x इज इक्वल्स टू 21। 7 से डिवाइड करेंगे हम, सो x प्लस, सॉरी यहाँ पर y चाहिए था, x प्लस y इक्वल टू 7 3 21। ये मिल गया हमको इक्वेशन 3। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 में से 2 इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। सो फिर से 4x प्लस 3y इक्वल टू 11 और यहाँ पर 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इसको माइनस कर रहे हैं इसलिए इसके साइन चेंज होंगे। 4 माइनस 3 x ही बचा, 3 माइनस 4 माइनस y इक्वल टू 11 में से 10 गए 1। ये है इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 और 4 इनको प्लस किए तो y कैंसिल हो जाएगा। सो ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। सो x प्लस y इक्वल टू 3, x माइनस y इक्वल टू 1। ओके, सो इसको ऐड कर रहे हैं हम, x प्लस x 2x
प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, 3 + 1 4, सो x इज इक्वल्स टू 4, ये 2 मल्टीप्लाई इधर आने के बाद डिवाइड, सो x इज इक्वल्स टू 2 2 4, x की वैल्यू कितनी आई 2। अब ये x की वैल्यू 2 कहीं पर भी प्लेस कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वेशन 3 थोड़ा सा छोटा इक्वेशन है इसलिए इसमें प्लेस करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 3, सो x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, जो थर्ड इक्वेशन है यहाँ पर लिखकर बता दे रहा हूँ मैं। सो 2 प्लस वाई इक्वल टू 3, ये 2 इधर प्लस है, इधर जाने के बाद माइनस, तो y इक्वल टू 3 माइनस 2, सो y इक्वल टू 1, सो 2 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। तो इस टाइप से देखो उसको सॉल्व करना था और उस टाइप से हमने सॉल्व करके बता भी दिया, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था प्लस माइनस प्लस, सबसे पहले ये इक्वेशन की प्लस करो, एक इक्वेशन आएगा, फिर माइनस करो, एक इक्वेशन आएगा, फिर ये जो 2 इक्वेशन आए उनको प्लस कर दो, आपको x की वैल्यू मिल सकती है या y की बोलो, और उसके बाद में वो वैल्यू पुट कर दिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस टेक्निक से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर बड़ा है लेकिन इजी क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन को तो, ऐसे क्वेश्चन को तो स्किप करना ही नहीं चाहिए हमने। उसके बाद है डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट, इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। सबसे पहले तो ये जो सीक्वेंस दिया गया है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं ये डिसाइड करना है, और डिसाइड करने के बाद उसकी 20th टर्म हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। सो डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं सीक्वेंस लिख देता हूं। सो -12 -5 2 9 16 23 30 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, सो हम लिखेंगे यहाँ पर T1 जिसको हम A भी लिखते हैं वो है -12, और T2 इज इक्वल्स टू -5 है, और T3 इक्वल टू +2 है। सो डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, T2 माइनस T1, सो -5 माइनस -12, ये माइनस किसका है, फॉर्मूले का, और ये माइनस किसका है, उसका सिंबल। सो -5 माइनस माइनस प्लस 12 इक्वल टू 12 - 5 7 है शायद। दूसरा फिर से डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, T3 माइनस T2, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस किए तो इसका डिफरेंस जो है वो मिल सकता है हमको। सो 2 माइनस -5, सो 2 माइनस माइनस प्लस 5, 5 + 2 7, सो हियर डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस यहाँ पर क्या है, सेम है, हेंस दिस इज एन AP, सो इसलिए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। आएगा यहाँ तक समझ में, डिफरेंस अगर सेम रहा दैट इज 7, कॉमन डिफरेंस कितना है 7 है, और अगर ऐसा होगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारे पास है T1 है जिसको हम A भी कहते हैं, वो है -12, और कॉमन डिफरेंस कितना है 7 है ना। so, अब उन्होंने पूछा गया है कि 20th टर्म कितनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला है Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D, है ना। Tn मतलब T20 पूछा गया है, यहाँ पर लिख भी देता हूं मैं, T20 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सो T20 इज इक्वल्स टू A प्लस A कितना है -12 प्लस n-1 मीन्स 20 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 7, सो -12 प्लस 20 माइनस 1 19 मल्टीप्लाई बाय 7, -12 प्लस 19 7 जार 9 7 जार 63, 6 कैरी 7 1 जार 7 प्लस 6 13 133। उसके बाद 133 इसमें से 12 माइनस किया, 133 माइनस 12 1 2 1, सो T20 कितना आया 121, सो हेंस द 20th टर्म ऑफ AP इज 121। तो इस हिसाब से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना था। इसमें एक ही तकलीफ है, आपको इतना फॉर्मूला पता होना चाहिए, Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D। इसके साथ ही यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2B का, कि द मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर इज 200 रुपीज। शेयर की एक
मार्केट वैल्यू है 200 रुपीज। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ MV इज ₹200 एंड द रेट ऑफ ब्रोकरेज यानी ब्रोकरेज इज इक्वल्स टू 0.3%। फाइंड द कॉस्ट ऑफ शेयर, तो उस शेयर की कॉस्ट ये हमको पूछी गई है। सो ब्रोकरेज पहले हम फाइंड आउट करेंगे, ब्रोकरेज कितना लगा, तो शेयर की जितनी वैल्यू है, या तो मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूं कि मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट, उसका रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है, क्योंकि ये है रेट ऑफ ब्रोकरेज। सो मार्केट वैल्यू है 200 के 0.3%, तो ये 0 कैंसल, 3 2 6 यानी 0.6 रुपीज यानी 60 पैसे, हम बोलेंगे उसको 60 पैसे। इतना आंसर आया है हमारा, यह है ब्रोकरेज का। अब उन्होंने पूछा है कि वो शेयर कितने का पड़ेगा। सो कॉस्ट ऑफ शेयर इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। तो मार्केट वैल्यू कितनी है 200 रुपीज और प्लस ब्रोकरेज कितना है 0.60 रुपीज। सो ये आएगा 200.60 रुपीज। इतना ब्रोकरेज लगने के बाद एक शेयर का कॉस्ट हो जाएगा। सो ऐसा ये 5th क्वेश्चन था। उसके बाद ये तो क्वेश्चन सेकंड था जो 2 मार्क्स के थे। क्वेश्चन 3 है, अब ये 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी में कोई भी एक सॉल्व करना है। 100 शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹10 वेयर परचेस फॉर मार्केट वैल्यू 25। फेस वैल्यू जो शेयर की 10 रुपीज थी उसको खरीदा गया जो मार्केट वैल्यू 25 रुपीज पर था, वैसे 100 शेयर्स खरीदे। कंपनी डिक्लेयर 20% डिविडेंड ऑन द शेयर। कंपनी ने बोला कि हम 20% डिविडेंड देंगे उस पर। सो एक्टिविटी फाइंड करो। 3 एक्टिविटी के बेस पर 3 चीजें फाइंड आउट करना है, सम इन्वेस्टेड, डिविडेंड रिसीव्ड और रेट ऑफ रिटर्न। तो सम कितनी इन्वेस्ट किए, पैसे कितने खर्चा किए, जितनी मार्केट वैल्यू है और नंबर ऑफ शेयर्स। मार्केट वैल्यू है 25 रुपीज एक शेयर की, और उसके बाद है नंबर ऑफ शेयर, कितने शेयर खरीदे 100 शेयर खरीदे, तब जाके 2500 रुपीज मिले, यानी इतने पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए। उसके बाद डिविडेंड है फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। फेस वैल्यू और रेट ऑफ डिविडेंड पर उन्होंने खर्च किए। तो फेस वैल्यू थी 10 रुपीज और डिविडेंड लगाया था 20%। सो ये 0 0 0 0 कैंसिल होकर हमको क्या बनते हैं 2 1 2, यानी कि 2 रुपीज का डिविडेंड मिला एक शेयर पर। सो हेंस टोटल डिविडेंड कितना होगा, एक शेयर पर जितना डिविडेंड है मल्टीप्लाई बाय कितने शेयर खरीदे थे। तो एक शेयर पे 2 और वैसे 100 शेयर्स, तो 100 इंटू 2 200 रुपीज इतना बेनिफिट होता है। इसलिए टोटल पैसे जितने लगाए उसमें से उनको पैसे कितने मिल रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न। सो पूरे 2500 रुपीज के शेयर खरीदे थे, 200 रुपीज कंपनी उनको देगी और मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों, परसेंट के हिसाब से, इसलिए 0 0 कट और ये आएगा 8%। ठीक है। सो ये 8% है रेट ऑफ रिटर्न, यानी कंपनी उसको एक्चुअल बेनिफिट 8% का हुआ जो शेयर में इन्वेस्ट करने वाले पर्सन थे। तो ऐसे ब्लैंक्स फिलअप किए तो 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, उसके अंदर अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 कार्ड्स। एक कार्ड लेना है रैंडमली 52 प्लेइंग कार्ड्स में से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो क्या वो एस होना चाहिए या तो स्पेड होना चाहिए। सो यस इज द सैंपल स्पेस। समझो यस है सैंपल स्पेस, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं 52, क्योंकि 52 कार्ड्स है। द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। सो 1 जो फर्स्ट कार्ड होगा तो वो एस यानी कि इक्का, ये कितने होंगे 4 4। सो इसलिए नंबर ऑफ इवेंट ए 4 है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या है, नंबर ऑफ इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है। तो अब ये तो यहां पर लिख कर है ना, सो इसलिए यहां पर हमको लिखना होगा कि कार्ड
ड्रॉन इज एन एस, और यहां पर है टोटल प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, तो ये यहां पर लिख कर था, इसलिए यहां पर लिख कर इसलिए लिखे नहीं हमने, यहां पर हमने लिख कर दे दिया। ये उसका मेन फॉर्मूला है। नंबर ऑफ इवेंट ए कितने हैं 4, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 52, सो 4 1 जार 4, और ये 13 आएगा इसका आंसर, तो 1/13। तो ये बॉक्स में 4, यहाँ पर ये और यहाँ पर 1 चाहिए। उसके बाद इवेंट बी है। इवेंट बी में है द कार्ड ड्रॉन इज द स्पेड, तो टोटल स्पेड कितने रहते हैं 13, सो यहाँ पर आएगा 13। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज नंबर ऑफ इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 13/52, यानी कि 1/4। इसके भी चांसेस 1/4 रहेंगे। तो इस हिसाब से इसको हमको सॉल्व करना था। इसमें से कोई भी एक एक्टिविटी आपको सॉल्व करना है। उसके बाद है क्वेश्चन थर्ड बी, अटेम्प्ट इन 2 सब क्वेश्चन, कोई भी 2 सब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 6 मार्क के लिए है, यानी कि 3 मार्क्स ईच। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 97, 2 नंबर्स की सम ये 97 है। तो पढ़ते पढ़ते ही मैं इक्वेशन लिख लेता हूं कि जैसे कि उन्होंने पूछा है ग्रेटर स्मॉलर नंबर दिया है, तो लेट ग्रेटर नंबर इज x एंड स्मॉलर नंबर इज y। सो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, हेंस x प्लस वाई इक्वल टू 97, या तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई लिख सकता हूं, दैट इज y इक्वल टू 97 माइनस x। इसको देता हूं मैं नंबर 1। देखो दोनों की प्लस 97 है, उन्होंने ही कहा है, अपन तो अपने मन से नहीं लिख रहे। अब वो जब ऐसा बोल रहे हैं, इसका मतलब x प्लस वाई, x को मैं कंसिडर किया ग्रेटर नंबर, y को कंसिडर किया स्मॉलर नंबर। सो ये y को यहीं पर रखा, x इधर प्लस इधर गया y माइनस में, तो y इक्वल टू 97 माइनस x, इसको दिए इक्वेशन नंबर 1। अब पढ़ेंगे हम, इफ ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर, ये जो ग्रेटर नंबर है इसको अगर डिवाइड कर दिया जाए किससे, स्मॉलर नंबर से, द कोशंट इज 7, तो कोशंट आएगा 7 एंड रिमाइंडर इज 1, और रिमाइंडर आएगा 1। सो फाइंड द नंबर्स, तो वो नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो ये मैंने क्या लिखा है आपको समझ में आ ही गया होगा कि ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड किया तो 7 आंसर आएगा कोशंट और 1 रिमाइंडर आएगा। तो ये है रिमाइंडर, ये है कोशंट, ये है डिवाइडेंट और ये है डिवाइजर। ठीक है, सो फ्रॉम कंडीशन, फ्रॉम सेकंड कंडीशन, हमको एक फॉर्मूला पता है शायद कि डिवाइडेंट इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। सो डिवाइडेंट कितना है, x इज इक्वल्स टू डिवाइजर कितना है y मल्टीप्लाई बाय कोशंट कितना है 7 प्लस रिमाइंडर कितना है 1। ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू 7y, तो ये y की जगह पर मैं क्या लिखता हूं 97 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 7 है प्लस 1, इसको लिखता हूं मैं फ्रॉम 1। देखो 1 में जो वैल्यू लाया था मैंने y की, वो y की वैल्यू यहां पर पुट कर दिया, मैंने प्लेस कर दिया। उसके बाद x इज इक्वल्स टू 97 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 जार 49, 4 कैरी, 9 7 जार 63 प्लस 4 67 माइनस 7 इंटू एक्स 7x प्लस 1, ये माइनस 7x इधर गए प्लस 7x, 679 प्लस 1 680, 7x प्लस x 8x इज इक्वल्स टू 680, x इज इक्वल्स टू 680 डिवाइडेड बाय 8, ये मल्टीप्लाई था डिवाइड हो गया। उसके बाद x इज इक्वल्स टू 8 8 जार 64, 4 बचे 40, 8 5 जार 40, x की वैल्यू आई 85।
ठीक है। अब पुट x इज इक्वल्स टू 85 इन इक्वेशन 1, x की वैल्यू 85 इक्वेशन 1 में रखूंगा मैं। सो y इक्वल टू 97 माइनस 85, सो 97 माइनस 85 ये आएगा 12, सो y की वैल्यू है 12। सो द नंबर्स आर 85 एंड 12, सो वो नंबर 85 और 12 है। सो देखो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन 3B का फर्स्ट है ये हमने सॉल्व कर दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, समझ में आ ही गया होगा आपको एक्सप्लेनेशन। उसके साथ ही इसमें सेकंड क्वेश्चन है, द 11th टर्म एंड 21st टर्म ऑफ एन एपी इज 16 एंड 29। 11 टर्म और 21st टर्म ये देकर है। फाइंड द 41st टर्म ऑफ द एपी। सो 41 टर्म को हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब देखो हमको फॉर्मूला एक पता है जो हमने सॉल्व किया भी था इसके पहले भी, कि Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। सो ये दोनों में भी अगर हमने प्लेस किए तो हमको थोड़ा सा एक बेस मिल जाएगा, इसलिए T11 इज इक्वल्स टू a प्लस 11 माइनस 1, 11 माइनस 1 मीन्स 10d, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। उसके बाद ये जो 11th टर्म है वो कितनी है, 16, तो यहाँ पर 16 लिख ही देता हूँ ना। 16 इज इक्वल्स टू a प्लस 10d, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद 21st टर्म पूछा, सो T21 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मीन्स 21 माइनस 1 20d। T21 कितना देकर है, 29, सो 29 इज इक्वल्स टू a प्लस 20d, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब ये हम दोनों को क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करेंगे। सो सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सो 29 इज इक्वल्स टू a प्लस 20d और 16 इज इक्वल्स टू a प्लस 10d। तो ये सबट्रैक्ट कर रहे हैं हम, सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन क्या होंगे, चेंज। 9 में से 6 गए 3, 2 में से 1 गया 1, a माइनस a 0, 20 माइनस 10 10d। सो ये 10 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आने के बाद डिवाइड। सो 13 बाय 10 इज इक्वल्स टू d। सो ये आएगा, डिफरेंस कितना आएगा 1.3। सो डिफरेंस मिला 1.3 का। अब ये जो डिफरेंस मिला 1.3 का, इसको हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे कोई भी इक्वेशन में, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन में चलो प्लेस कर देते। सो पुट d इज इक्वल्स टू 1.3 इन इक्वेशन 1। सो 16 इज इक्वल्स टू a प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय d, मतलब क्या है 1.3। सो 16 इज इक्वल्स टू a प्लस 10 इंटू 1.3 13। उसके बाद ये 13 इधर प्लस है, इधर है माइनस। सो 16 माइनस 13 इक्वल टू a। सो हेंस a इज इक्वल्स टू 16 माइनस 33। a की वैल्यू आ गई 3, d की वैल्यू आ गई 1.3, है ना। और अब कोई भी वैल्यू पूछो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं। सो नाउ यही फॉर्मूला है, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो 41st टर्म पूछे उन्होंने, सो हेंस T41 इज इक्वल्स टू a प्लस 41 माइनस 1 इंटू डी, है ना। 41 माइनस 1 ये यहाँ पर n माइनस 1। सो इज इक्वल्स टू a कितना है 3 प्लस 41 माइनस 1 40 मल्टीप्लाई बाय d कितना है 1.3। सो 3 प्लस 1.3 मल्टीप्लाई बाय ये 0 अगर कर दिया समझो 10 वाला, तो ये हो जाएगा 13, 13 4 जार 52। सो हेंस T41 इज इक्वल्स टू 52 प्लस 3 55। सो हेंस द 41st टर्म ऑफ AP इज 55। सो ये टाइप से हमको सॉल्व करना होता है। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, ये था क्वेश्चन 3rd B उसका
सेकंड क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद है ड्रॉ द हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो दिए हुए डाटा के हिसाब से हिस्टोग्राम हमको ड्रॉ करना है, और हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें चाहिए ग्राफ पेपर। अब उसमें एक अच्छी बात ऐसी है कि नॉर्मली ज़्यादा तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछा गया है, बहुत ही इजी है ये, क्योंकि ड्रॉ हिस्टोग्राम तो दिया है, और ये सबसे पहले हमको क्या चेक करना होता है कि ये क्लास कंटिन्यूअस क्लास है या नहीं। और एक अच्छी बात है कि ये क्या है, कंटिन्यूअस क्लास है। 40 140 140 145 145 150 150, तो क्लास कंटिन्यूअस है, कोई टेंशन नहीं, हमारा काम हो गया। डायरेक्ट हमको क्या लेना है, हिस्टोग्राम को ड्रॉ करना है। सो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ड्रॉ कर लेता हूं। सो ये है हमारा वाई एक्सिस, अब मैं जब तक इसका थोड़ा सा बेस बना लेता हूँ फास्ट में, तब तक वीडियो में पॉज कर लेता हूँ। मैंने 1-2 सेकंड के लिए सिर्फ ऐसे वीडियो पॉज करके ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही ड्रॉ किया है। मैं यहाँ पर पेन का यूज़ कर रहा हूँ, आपको क्लियरली दिखना चाहिए, इसलिए आपने पेंसिल का यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर जो एक्स एक्सिस पर आएगा वो आएगा क्लास, जो कि हमारा क्लास क्या है, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि है सेंटीमीटर में, ठीक है। और यहाँ पर ये 0 है, ये डायरेक्टली 135 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमको चाहिए क्रिंक मार्क, ठीक है। ये है क्रिंक मार्क जेड के जैसा। यहाँ पर 135 140 145 150 155, यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 160, ऐसी तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। सो ये आपको दिख रहा होगा कि ये क्रिंक मार्क मैंने यूज़ किया यहाँ पर 0 से स्टार्ट किया, 135 इसमें गैप है, इसलिए मैं यहाँ पे क्रिंक मार्क यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये है फ्रीक्वेंसी, जिसमें आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये है स्टूडेंट्स का नंबर। अब यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी लिखना है, यहाँ पर है 4 12 16 8, यानी कि अगर मैं 2 का डिफरेंस लूँ तो थोड़ा इजी जाएगा और ग्राफ भी अच्छा दिखेगा, इसलिए 2 4 6 8 10 12 14 16। अब ये 2 का ही क्यों लिया, 4 का लिया तो बहुत छोटा हो जाता था, और 2 का ही सफिशियंट है, और 1 का अगर लेता था मैं तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता था। सो इसलिए ये यहाँ पर बस थोड़ा सा सोचना है। और ये सॉल्व करने के पहले हमको यहाँ पर लिखना होता है राइट हैंड कॉर्नर पर, अपर कॉर्नर पर स्केल। सो स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर मतलब कितने लिया हमने, 5 सेंटीमीटर, है ना। ये क्या 5 का डिफरेंस है ना। सो 5 सेंटीमीटर, और ऑन y एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू क्या लिया y एक्सिस पर, 2 स्टूडेंट्स, है ना, 2 स्टूडेंट्स लिए। सो 2 स्टूडेंट्स। तो देखो 3 मार्क का क्वेश्चन था ये, 3 मार्क में से मिनिमम तो भी 1 मार्क ये है, स्केल, नंबर ऑफ स्टूडेंट, हाइट ऑफ स्टूडेंट, ये फॉर्मेशन, इसको तो 1 मार्क का वेटेज है, ठीक है। ये हाफ मार्क और ये लिखा हुआ हाफ मार्क, तो ये इतना तो आपको मिनिमम करना ही है, ठीक है, और उसके बाद ही सॉल्व करना है। अब है नंबर ऑफ स्टूडेंट 4। सो ये जो स्टूडेंट की हाइट 135 से लेकर 140 सेंटीमीटर तक है, ऐसे कितने स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट है, ठीक है। तो थोड़ा जूम इन कर ले रहा हूं मैं। सो यहाँ पर 135 टू 140 4 स्टूडेंट, तो यहाँ पर 135 टू 140 ये है ये 4 स्टूडेंट।
सो ये है 4 स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर फिर है 140 to 145 12 स्टूडेंट्स, सो ये 140 सो 145 ये जॉइंट आएगा, हिस्टोग्राम में डिफरेंस गैप नहीं चाहिए। सो ये है 12 स्टूडेंट, ये है 12, सो ये मैंने 12 स्टूडेंट्स की एक लाइन ड्रॉ कर दी है। फिर है 145 to 150 16 स्टूडेंट्स, तो ये है 16, ये है 16 स्टूडेंट। और लास्ट है 155 to 150 to 155 8 स्टूडेंट्स, तो ये है 8 स्टूडेंट, ये है 155। सो बस ये हो गया हिस्टोग्राम। तो ये हिसाब से आपको ये पूरी तरह से सॉल्व अगर आपने किए तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। स्केल लिखना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर लेबलिंग करना है और प्रॉपरली यहाँ पर क्रिंक मार्क की जरूरत है तो क्रिंक मार्क देना है और तभी जाकर आप ये हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। अगर इस पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पूछा जाता था, देखो अभी नहीं पूछा गया है पर मैं बता रहा हूँ, अगर इस पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पूछा तो इसके मिडल पॉइंट्स को क्या करना, मार्क, ये मिडल पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं मैं, यहाँ पर भी मिडल पॉइंट मार्क और यहाँ पर भी ये मिडल पॉइंट मार्क, और इनको ज्वाइंट करना विद द हेल्प ऑफ स्केल, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और याद रखें कि ये स्केल से ही ज्वाइंट करना है, इसको ऐसा कर्व देने की जरूरत यानी कोशिश भी नहीं करना, जरूरत तो नहीं, कोशिश भी नहीं करना। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको सॉल्व करना होता है, तभी आपको 3 मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा, ये बात याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन है 4th, अ बलून वेंडर हैज 2 रेड 3 ब्लू एंड 4 ग्रीन balloons. He wants to choose one of them at random to give to Pranali. What is the probability of the event that Pranali gets? एक बलून बेचने वाले वेंडर है, उनके पास 2 रेड 3 ब्लू और 4 ग्रीन बलून्स है। सो इसके हिसाब से हमारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 2 रेड 3 ब्लू एंड 4 ग्रीन। अब ये सैंपल स्पेस मैंने शॉर्ट फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि ये लिखने की हमको जरूरत नहीं है, हमको चाहिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो कि है 2 + 3 + 4। सो 4 + 3 7 8 9, सो 9 यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होते हैं हमारे पास 9, ठीक है। अब 2 इवेंट है तो हम पहले लिखेंगे इवेंट ए, अ रेड बलून, ठीक है। सो नंबर ऑफ इवेंट ए कितने बनेंगे, एक रेड बलून कितने हैं 2। सो हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट ए 2 अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 9, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद है इसके अंदर ही अ ब्लू बलून है। सो ब्लू बलून के लिए इवेंट बी, अ ब्लू बलून। सो नंबर ऑफ इवेंट बी क्या आएगा, ब्लू बलून कितने हैं 3 ब्लू बलून्स है, सो 3। हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सो 3/9, 3 1s are 3, 3 3s are 9, सो 1/3 ये प्रोबेबिलिटी है इवेंट बी की के ब्लू बलून उनको वो प्रणाली को मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3rd खत्म होता है। क्वेश्चन 3rd हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए था, वैसे ही क्वेश्चन 4th ये 8 मार्क्स के लिए 4 मार्क्स ईच। 3 क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है जिस पर आपको कंप्लीटली भरोसा होगा कि कंफर्म मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ रेडीमेड गारमेंट शॉपकीपर गिव्स 5% डिस्काउंट ऑन अ ड्रेस ऑफ ₹2000। एक रेडीमेड गारमेंट शॉपकीपर है जो 5% डिस्काउंट दे रहे हैं ड्रेस पर जिसकी वैल्यू है ₹2000।
और उस पर उसने 5% GST लगाया रिमेनिंग अमाउंट पर, तो व्हाट इज द परचेस प्राइस ऑफ द ड्रेस फॉर कस्टमर। सो अब जब उस ड्रेस की वैल्यू है 2000 रुपीज, तो उस पर डिस्काउंट 5% का है, तो कितना डिस्काउंट है? सो हेंस डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं। तो मार्केट वैल्यू क्या है, यानी प्राइस क्या है उसका 2000 रुपीज, और इस पर कितने परसेंट का डिस्काउंट लगा 5%, परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय 100। सो 5 2 जार 10 और उस पर एक 0। सो 100 रुपीज का टोटल डिस्काउंट वो शॉपकीपर क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। अब कस्टमर को वो 100 रुपीज कम देना होगा, यानी कि 2000 रुपीज पर, हेंस एक्चुअल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। सो डिस्काउंट के बाद प्राइस कितनी होगी 2000 रुपीज, इसमें से माइनस करेंगे हम कितने रुपीज 100 रुपीज, सो वो हो गए 1900 रुपीज। सो कस्टमर को 1900 रुपीज का पड़ने वाला है। लेकिन यहां पर ये आंसर खत्म नहीं होता, क्योंकि उस पर अब 5% GST लगेगी। ठीक है, सो हेंस 5% GST, 5% GST किस पर लगेगी 1900, इस पर लगेगी 5% GST, 0 कट। सो 19 5 जार 19 यस 19 5 जार 95, यानी 95 रुपीज ये कस्टमर को पे करने होंगे। सो व्हाट इज द परचेस प्राइस, हेंस परचेस प्राइस फॉर कस्टमर, कस्टमर को परचेस प्राइस कितना पड़ेगा 1900 रुपीज का वो गारमेंट था यानी ड्रेस था, और उस पर प्लस कितने रुपीज लग गए 95। सो हेंस रुपीज 1995, यानी कस्टमर को रुपीज 1995 इतने रुपीज पे करने होंगे उस ड्रेस के लिए। सो ये 4 मार्क के हिसाब से बहुत इजी क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 90 अप्रेंटाइज वर्कर्स इन द फैक्ट्री अकॉर्डिंग टू ट्रेड। 90 वर्कर्स है और फिटर, टर्नर, वेल्डर और माउल्डर, ऐसे वो 4 वर्कर्स इनकी कैटेगरी की गई है। ये टोटल 90 है। तो क्वेश्चन है कि ये डाटा हमको पाई डायग्राम से बताना है। सो पाई डायग्राम से अगर बताना है तो इसको सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वर्टिकल अरेंजमेंट। सो यहां पर मैं लिखता हूं ट्रेड, यहां पर लिखता हूं नंबर ऑफ वर्कर्स, और यहां पर लिखता हूं मैं एंगल। ठीक है, ट्रेड है फिटर, फिर है टर्नर, फिर है वेल्डर और लास्ट है माउल्डर। फिटर है 25, ये है 30, ये है 20, ये है 15। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं टोटल ये पूरे 90 वर्कर्स है, उन्होंने ही कहा है, नहीं तो अपने को काउंट भी करना पड़ता है। ठीक है, अब एंगल या तो लिखूंगा मैं सेंट्रल एंगल जो है थीटा। तो ये एंगल की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी अगर है, उसके लिए क्या करना होगा, फॉर्मूला यूज करना होगा कि टोटल जितने वर्कर्स है, यानी कि जितने 90 वर्कर्स है, उन 90 वर्कर्स में से ये फिटर कितने हैं 25, तो पूरा सर्कल रहता है 360 का, तो उसमें से कितने, तो नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइडेड बाय टोटल वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय 360। जो आंसर मिलेगा उतने एंगल का ये पाई चार्ट में क्या होगा, इसका कंट्रीब्यूशन रहेगा, उतना उसका पार्ट रहेगा। ठीक है, तो ये होप करता हूं आपको समझ में आ ही गया होगा। सो 0 कट, 9 1 जार 9, 9 4 जार 36, 25 4 जार 100, यानी ये 100 डिग्री का एंगल अगर हमने निकाला, ड्रॉ किया, तो फिटर को मिल जाएगा। उसके बाद फिर से टर्नर कितने हैं 30 डिवाइडेड बाय टोटल वर्कर्स कितने हैं 90,
मल्टीप्लाई बाय एंगल कितने का है पूरा, यानी सर्कल कितने का है 360। सो फिर से 9 1 जार 9, 9 4 जार 36, 3 4 जार 12। उसके बाद वेल्डर कितने हैं 20 डिवाइडेड बाय वर्कर्स कितने हैं 90 मल्टीप्लाई बाय एंगल कितने का रहता है सर्कल 360। 9 1 जार 9, 9 4 जार 36, 24 जार 80 डिग्री। और 15 माउल्डर है, 90 पूरे वर्कर है, तो 360 में से कितने, सो 9 1 जार 9, 9 4 जार 36, 15 4 जार 60। तो इस तरह से ये टोटल 360 डिग्री आपको मिल जाएगा। और अब हमारा मेन वर्क स्टार्ट होता है। इस एंगल को हमको किस में दिखाना है, पाई चार्ट में दिखाना है। सो पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले लेना होगा हमको कंपास। कंपास में थोड़ा सा डिस्टेंस लेना होगा, अप्रोक्सीमेट 3 to 4 सेंटीमीटर तो भी चाहिए। पेंसिल की जगह पर मैं यहाँ पर पेन यूज़ कर रहा हूँ, आपको क्लियरली दिखना चाहिए इसलिए, नहीं तो आपको तो पेंसिल का ही वर्क करना है, पेंसिल से ही आपको सेंट्रल यानी पाई चार्ट दिखाना है। सो एक सेंटर पहले मैं डिसाइड कर लेता हूँ। ये सेंटर मैंने डिसाइड किया और यहाँ पर मैं अब सर्कल ड्रॉ करूंगा। ठीक है, सो ये था सेंटर और ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आ गया हो क्योंकि यहाँ पर पेज कम था और दूसरी बात वीडियो में भी ये कवर होना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको जगह स्पेस कम दी। फिर सबसे पहला काम हमारा एक लाइन हॉरिजॉन्टल आप ड्रॉ कर लो। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन। और अब हमारा दूसरा काम स्टार्ट होता है प्रोट्रैक्टर का। प्रोट्रैक्टर में सबसे पहले है 100 डिग्री, है ना, जो फिटर के लिए 100 डिग्री। सो इसके लिए ये बेसलाइन, ये है बेसलाइन, ये है ओरिजिन, और ये बेसलाइन और ओरिजिन को बरोबर मैं परफेक्ट मैच कर कर ये सेंटर पर लाता हूँ और ये हो गया मैच। और अब मैं क्या करूँगा, 0 से लेके 100 तक मुझे जाना है, तो ये यहाँ से 0 स्टार्ट करूँगा। ये है 90 और ये है 100। ठीक है, सो ये 100 को मैं ज्वाइंट कर लेता हूँ। तो ये एंगल कितने का हुआ 100 डिग्री का, और ये 100 डिग्री किसके लिए है, फिटर। सो यहाँ पर लिखूंगा मैं फिटर। ठीक है, उसके बाद फिर है 120 डिग्री। अब ये पेज को मैं थोड़ा सा रोटेट कर लूंगा। यहां पर मैं बेसलाइन और ओरिजिन मैच करूंगा। ये हो गया मैच, और ये हो गया 0 से लेकर 100, 110, ये है 120। फिर इसको मैं यहां पर ज्वाइंट कर लूंगा। ये है 120 जो कि है शायद टर्नर। सो ये है टर्नर। उसके बाद फिर से 80 डिग्री चाहिए मुझे। फिर से मैंने पेज को क्या किया, रोटेट, और यहाँ पर फिर से बेसलाइन मैच किया मैंने, और ये है 80 डिग्री है, यहाँ से 0, ये है 80 डिग्री। ये कर लिया ज्वाइंट, जो कि था हमारा वेल्डर, जो था 80 डिग्री पर। और लास्ट में है माउल्डर 60। इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बचा हुआ 60 डिग्री ही होगा। सो ये है 60 डिग्री, ये है माउल्डर। ठीक है, तो इस तरह से हमको पाई चार्ट या बोलो पाई डायग्राम निकालना होता है। तो होप करता हूं आपको ये भी क्वेश्चन का आंसर समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन 4 का ही लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए ग्राफ का भी हमको यूज होगा और उसके साथ उसके टेबल का भी। सो इसको अगर सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के लिए ये जो इक्वेशंस है इनको जैसे कि वैसे लिख दो। x + 3y = 7, और दूसरा इक्वेशन है 2x + y = -1। ये हिसाब से क्वेश्चन है, और उसके लिए हमने एक
टेबल बना लिया है। अब इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो सिंपली ये जो एक साइड में, अगर आप राइट हैंड साइड बोलो या लेफ्ट हैंड साइड बोलो, एक साइड आप एक वेरिएबल रख सकते हो और दूसरे साइड पूरे नंबर्स लेकर जा सकते हो। जैसे अगर मैंने यहाँ पर x प्लेस किया इक्वल टू 7 और ये प्लस 3y अगर इधर लेकर आया तो मैं माइनस 3y हो जाएगा, है ना। अब मैं y में कोई भी वैल्यू रखूं तो मेरा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, इजी, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट ये कोई पूछने वाला नहीं है। आपको ये बॉक्सेस फिलअप करना है, कोऑर्डिनेट्स लिखना है और फिर ग्राफ उसका रिप्रेजेंट करना है। जैसे अगर मैं y इक्वल टू 0 रखूं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 और 7 में से 0 माइनस हुए 7, यानी कि जब मैंने y इक्वल टू 0 रखा तो x कितना आया 7, है ना, इजी। फिर अगर मैं y इक्वल टू 1 रखूं तो 3 1 जार 3, 7 माइनस 3 4। अगर मैंने y इज इक्वल्स टू क्या लिया 1 तो x कितना आया 4। अगर मैं y इक्वल टू 2 रखूं तो 3 2 जार 6, 7 माइनस 6 1। अगर y इक्वल टू मैंने 2 लिया तो x की वैल्यू कितनी आई 1। तो 7 0 4 1 और 1 2 ये उसके कोऑर्डिनेट्स है ना। आपको समझ में आया ही होगा कि यानी मुझे बताना क्या है। अगर यहाँ पर ये मैंने प्लस y इधर जैसे कि वैसे रहने दिया, इधर है -1 और ये 2x इधर प्लस है, इधर आने के बाद -2x, ठीक है। अब ये दोनों भी माइनस माइनस है, इसलिए देखो अब इसको और मैं सॉल्व कर सकता हूं यहीं पर, यानी कि ये दोनों के माइनस जो है मैंने कॉमन निकाल लिया, माइनस बाहर, अंदर क्या बचा अब 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू y। अब आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हो। अब ये मैं मेरी मेथड बता रहा हूँ, थोड़ी शॉर्टकट है ये, कि आपको अब वैल्यूज बस ओरली ही रखना है तो आपको आंसर आ जाएगा। अगर आपने इस हिसाब से छोड़ा तो यानी सॉल्व किया तो आपको 1 2 0 ऐसा कुछ ना कुछ रखकर देखना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई भी सॉल्व करने की टेंशन नहीं। तो जैसे कि अगर मैं x के जगह पर 0 लूं तो 2 0 0 और 1 प्लस 0 1, लेकिन माइनस बाहर है इसलिए कौन सा 1 आएगा -1। तो जब मैंने x इज इक्वल टू 0 लिया, y कितना आया -1। अगर मैं x इज इक्वल टू 1 लूं सो 2 1 जार 2, 2 प्लस 1 3, बट कौन सी 3 -3। जब x इज इक्वल टू मैंने 1 लिया तो y की वैल्यू कितनी आई -3। और अगर x इज इक्वल टू मैं -1 लूं तो 2 1 जार 2, कौन से वाले -1 माइनस 2 -1 और माइनस माइनस प्लस। अगर मैं x की वैल्यू -1 लूं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, ठीक है। सो 0 -1 1 -3 -1 1, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स है। और अब इस कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से हमको क्या ड्रॉ करना है, डायग्राम को ड्रॉ करना है। उसके हिसाब से ग्राफ की एक मैंने ऑलरेडी निकाल ही लिया है, ड्रॉ कर लिया है। अब अगर आपको याद होगा तो 7 0 4 1 और 1 2, सो 7 0, रेड पेन से दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा आपको और डिफरेंशिएट करने आसान होगा। तो ये है 7 0, उसके बाद है 4 1, ये है 4, ये है 1, और उसके बाद है 1 2, ये है 1, ये है 2। तो ये कोऑर्डिनेट्स है। ये इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने के पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं पहले। ये किया मैंने लाइन ड्रॉ। जो लाइन ड्रॉ किया उस पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, उसका इक्वेशन जो कि था x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7, x प्लस 3y इक्वल टू 7। मैं रेड पेन ब्लू पेन यूज कर रहा हूं, लेकिन आपको पेंसिल ही यूज करना है। ये कौन से थे 1 2, ये क्या था 4 1, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे 7 0। उसके बाद सेकंड है 0 -1 1 -3 -1 1, सो 0 -1। सेकंड है 1 -3, ये है x एक्सिस पर 1 y एक्सिस पर -3, और उसके बाद है -1 1, तो ये है -1, ये है 1, तो ये है उसके थर्ड कोऑर्डिनेट -1 1, ये था 0 -1 और ये था 1 -3। अब इसको भी मैं एक्सटेंड करूंगा।
इसको मैंने एक्सटेंड किया और जो लाइन को एक्सटेंड किया उस लाइन के इक्वेशन उस लाइन पर ही लिखना है जो कि था 2x प्लस वाई इक्वल टू -1। सो 2x प्लस वाई इक्वल टू -1। और अगर देखा जाए तो जहां पर वो मीट हो रहे हैं वो है हमारा आंसर, दैट इज द रूट ऑफ सॉल्यूशन। इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन क्यों, जिसका आंसर क्या आता है, एक लाइन जिसका ग्राफ। ये ज्वाइंट कहां पर हो रहे हैं, देखो -2 3। सो इसलिए ये हुआ डॉट, ये हुआ उसका मार्किंग -2 3। सो -2 3। और यही हमको क्वेश्चन पूछा गया था तो कि इसका आंसर क्या है। सो -2 3 ये जो आंसर आया ज्वाइंट जहां पर हुआ। सो -2 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। तो इस तरह से ग्राफिकल मेथड से हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, दो 3 मार्क्स के लिए है और उसमें 2 क्वेश्चंस है ओनली। चलो इसको भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट एनी वन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ऑब्टेन अनदर इक्वेशन बाय इंटरचेंजिंग ओनली द कोएफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। अब कोई भी एक लीनियर इक्वेशन आप फॉर्म करो, वो लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर कर उसके कोएफिशिएंट चेंज करके दूसरा इक्वेशन रेडी करो और उसके हिसाब से वो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। अब देखो ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए, क्वेश्चन 2b का जो सेकंड है ये वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। 4x प्लस 3y इक्वल टू 11, 3x प्लस 4y 10। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि यही क्वेश्चन है, आपको ये भी सॉल्व कर सकते हैं आप। इसमें तो मैंने बताया था प्लस माइनस प्लस ये टेक्निक से सॉल्व करना है, या तो फिर कोई भी ऐसा इक्वेशन ले सकते हो। जैसे मैं अब ये सॉल्व तो करके नहीं बताऊंगा क्योंकि अब यही क्वेश्चन है वो, इसलिए इसका तो सॉल्व करके बता दिया ना, यही क्वेश्चन था। अगर आपको ये भी लेना है कि 5x प्लस 3y इक्वल टू 19 और यहां पर ले सकते हैं अब 3x प्लस 5y इक्वल टू 20 और इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। पहले प्लस करो फिर माइनस करो और फिर जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आया ये थे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, थर्ड और फोर्थ जाया उसको फिर से क्या करो प्लस, आपको x की वैल्यू मिल सकती है और फिर पुट करो 1 2 3 4 में से किस में भी आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। और लास्ट है श्री देसाई सोल्ड 100 शेयर्स एट मार्केट वैल्यू ऑफ ₹150। जो श्रीमती, अब तो श्रीमती देसाई चाहिए था, यहाँ पे श्री देसाई दे दिया उन्होंने क्योंकि एक्सरसाइज में हमारे प्रैक्टिस सेट में प्रॉब्लम सेट में श्रीमती देसाई था शायद। सो उन्होंने 100 शेयर्स क्या किए, सेल किए, जिसकी मार्केट वैल्यू थी 150। तो उसके हिसाब से क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना है। फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स। शेयर्स की टोटल वैल्यू क्या रहती है, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। एक शेयर कितने का है मल्टीप्लाई बाय कितने शेयर लिए, तो एक शेयर कितने का है 150 रुपीज का और कितने शेयर खरीदे या बेचे 100 शेयर्स, तो 15,000 इतने रुपीज का क्या हुआ उनका सेलिंग हुई। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट ब्रोकरेज इज पेड एट ₹0.2। सो ब्रोकरेज ये सेलिंग पर लगता है। सो सेलिंग कितनी है, इसको बोलेंगे हम वैल्यू मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ ब्रोकरेज। ब्रोकरेज का परसेंटेज कितना है, तो कितने रुपए में सेल किए उन्होंने 15,000 में, और परसेंट कितना है ब्रोकरेज का 0.2%। 0 माइनस किए, ये एक 0 कट किया तो 0.2 के क्या हो गए 2, 15 2 30 यानी 30 रुपीज इनको लगे। और उसके बाद है व्हाट जीएसटी इज पेड। सो जीएसटी ये कभी भी किस पर लगती है, ब्रोकरेज पर, इज इक्वल्स टू ब्रोकरेज मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ जीएसटी। तो ब्रोकरेज कितना लगा 30 रुपीज का और परसेंटेज ऑफ ब्रोकरेज ये लगा 18% लगा। सो 30 के 18%, 0
18 3 54 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 5.4 रुपीज। सो शेयर उन्होंने कितने के खरीदे? 150 रुपीज के। टोटल कितने शेयर थे? 100। सो 150 मल्टीप्लाई बाय 100, 15,000 रुपीज के उन्होंने पूरे शेयर खरीदे। ब्रोकरेज था उस पर 0.2%। 15,000 के 0.2% ये होते हैं 30 रुपीज। अब जीएसटी जो लगा वो 30 रुपीज के 18% लगा, क्योंकि ब्रोकरेज पर जीएसटी लगता है, ये कॉस्ट पर नहीं। सो 30 के 18% ये होते हैं 5.4 रुपीज, यानी 5 रुपीज 40 पैसे। तो फ्रेंड्स इस हिसाब से आपको क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करने होते हैं। होप करता हूं मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। यहां तक कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आपको स्टडी की हैबिट है और बहुत अच्छी आदत है ये। आप स्टडी करते रहो, आगे बढ़ते रहो, यही मैं होप करता हूं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय।